Okay, very good morning to all of you and welcome back as usual. Harshit has just sent a message that is good morning. Good morning, Harshit. Others also. Some on the waiting line. Let's see who all are there. Aditya is there. Parth is there. But then Parth is already कल जैसे हो रहा है. Multiple entries. गौराम के साथ भी ये प्रॉब्लम है. स्नेहा भी, अंश भी, कई सारे ऑन द वेटिंग रूम है. चलो. हाँ जसराज, आई गॉट टू नो दैट. आई मीन आज भी मैं देख रहा हूँ कि मल्टीपल एंट्रीज एंड ऑल आ रहा है. हाँ ये सब एक्चुअली ना मुझे लगता है कि एक्चुअली जूम के अब यूजेस इतने ज्यादा हो गए हैं कि मुझे लगता है उसके सर्वर पे जो है ना ओवरलोड हो रहा है ना. सोम हैज आस्क्ड ए क्वेश्चन दैट इज सर, कल बैरियर वाले क्वेश्चन में हमने एक्स को कैसे एलिमिनेट कैसे किया है. सोम एक काम करो, वो जो मेरा 9555 वाला नंबर है ना उसमें एक बार ना पिक डाल दो कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो. अदरवाइज ना ऐसे याद नहीं रहता है कि मैं जनरली ऑन द स्पॉट क्वेश्चन बना देता हूँ और फिर बाद में भूल भी जाता हूँ. तो 9555 वाला नंबर में ध्यान रखना. 9555 वाले नंबर पे मुझे मैसेज कर दो. 9555666459 उस वाले पे मैसेज कर दो. ठीक है ना. चलो एनीवे लेट्स स्टार्ट. आज का क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा अलग है. फिर वही मल्टीपल एंट्रीज. देयर इज नो लिमिट टू क्वेश्चंस. अमित, ठीक है ना. And that is there's a question that has come up, and that is sometimes I find very elementary problems as doubts in some topics. How to improve this? अच्छा हाँ, एक वो वर्टिकल स्टेयर वाला क्वेश्चन था है ना, और उस पे क्वेश्चन आया दैट इज फ्रॉम आर्यन. एंड दैट इज आर्यन has asked कि in the questions we did yesterday we assumed that the ball will hit horizontal step and not vertical part of the step. No, ऐसे नहीं है. Not at all. It is just that अगर स्टेप ऐसे होगा तो जरा खुद सोचो कि अगर मैं एक बॉल को ऐसे फेंकूंगा. See, understand the nuance of the question. Aryan, what you are asking is not true all the time, but sometimes it is true. What Aryan has asked is कि आपने तो ये मान लिया कि ये जो बॉल है ये हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द स्टेप पे हिट कर रहा है, वर्टिकल पार्ट ऑफ द स्टेप पे क्यों नहीं हिट कर सकता है? वर्टिकल पार्ट पे नहीं कर पाएगा. ये वर्टिकल पार्ट पे करने के लिए फिर पता है क्योंकि ऐसे जाके सडनली मूड बदल जाए और क्यों ऐसे हिट कर. एक बार वेटिंग रूम चेक कर लो. फिर मैं वेटिंग रूम में ना हर 10 सेकंड में 20 सेकंड में एडमिट करा रहा हूँ, लेकिन वही चक्कर हो रहा है. मैंने बोला ना जूम पे आजकल जो है बड़ा दिक्कत हो रहा है. आदित्य बेचारा कब से ट्राई कर रहा है. क्या कर. एनीवे, तो लाइक दिस इज नॉट पॉसिबल. तो देयरफॉर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्टेप पे ही जा सकता है. तो कुछ ऐसे हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस, है ना. ये नहीं हो सकता जो मैंने अभी दिखाया था. लेकिन अगर मैं जो दूसरा क्वेश्चन दिया था अगर उस पे यूज करोगे, जैसे ये मैंने दिया था ना कल 2 मीटर का एंड ऑल दोस थिंग्स, उस पे मुझे नहीं पता कहां हिट करेगा. ऐसे कुछ दिया था ना, और ऐसे कुछ जो भी था सर हम इसमें पॉइंट नहीं निकाल सकते जहाँ पे हिट करेंगे. हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ. इस केस में कोई गारंटी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल पे हिट करेगा या वर्टिकल पे हिट करेगा. आर गेटिंग इट? तो वो चीज है. तो देयरफॉर इस केस में क्या होगा ना, इस केस में ये होगा कि ये हो गया सपोज कर्व,
तो वर्टिकल में हिट कर गया, और तो इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। बात समझ में आ गया? लेकिन चाहे ये वाला हो केस, चाहे ये वाला केस हो, एक चीज तो है ना कि अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट है ना, उसके एक्स कोऑर्डिनेट से मुझे पता चलेगा स्टेप का नंबर। पर अभी रुको, अभी स्टेप का नंबर पता चला, लेकिन ये भी नहीं पता चला अगर हो रहा है तो, और अगर ये भी हो रहा होगा तो ये भी नहीं पता चल रहा। इसके लिए मुझे फिर से एक मैथमेटिक्स करना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट, टू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन। तो ध्यान से सुनना, टू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल कर्व एंड दिस वर्टिकल लाइन। ठीक है? अगर उसका आंसर विद इन दिस स्टेयरकेस आता है तब तो ये आंसर आ गया, लेकिन उसका आंसर विद इन द स्टेयरकेस नहीं भी आ सकता है। जैसे अगर यहाँ पे हिट कर रहा होगा तो अगर तुमने इसका लाइन का इक्वेशन और अगर तुम कर्व का इक्वेशन को मैच करोगे तो यहाँ पे हिट कर रहा है, विच इज आउटसाइड दैट स्टेयरकेस रीजन। ये चक्कर है, समझो ना? तो ऐसे नहीं हो पाएगा। इसलिए काम करो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सीरियसली अभी ना सॉल्व कर ही लो। ठीक है? जो मैंने कल दिया था, कल क्या दिया था, 25 मीटर पर सेकंड दिया था, ये दिया था क्या? बताओ जरा। यही दिया था। ये दिया था ना? तो इन दैट केस एक काम करो, फटाफट ना मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता दो। सर एक्स 38.42 आ रहा था। 38 पॉइंट अच्छे से कैलकुलेट किया था ना? चलो कोई नहीं, मैं 38.42 मान लेता हूँ। तो अगर मान लो 38.42 है ये, ठीक है ना? तो ये 22 है यहाँ पे, तो 22 से 24 फर्स्ट स्टेप। तो यार क्या करूंगा मैं 38.42 एक्स इक्वल टू ये वाला पॉइंट, ये जहां पे हिट कर रहा है, मतलब इन द सेंस के स्ट्रेट लाइन के साथ इंटरसेक्ट कर, तो वो आया 38.42 इट सीम्स। तो कैलकुलेट करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो 38.42 को 22 से माइनस कर लो और फिर 2 से डिवाइड कर लो और ग्रेटेस्ट इंटीजर कर लो। तो ये तो ऑब्वियसली दिख रहा है मुझे कि एग्जैक्टली डिविजिबल तो है नहीं, तो देखो वो कॉर्नर वाला केस तो है नहीं। अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है इसके मतलब क्या है कि वो कॉर्नर पे हिट कर, है ना? अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है तो एग्जैक्टली डिविजिबल तो है नहीं, वो साफ साफ दिख रहा है। इन दैट केस क्या होगा ना, मुझे जो है प्लस करना पड़ेगा। ठीक है ना? +1 करना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली स्टेप नंबर है। सुनना है? दैट्स हाउ वी हैव टू डिसाइड। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरी बात है कि लेकिन इससे ये नहीं पता चल रहा है, इससे ये नहीं पता चल रहा है, ठीक है ना? इससे ये नहीं पता चल रहा है कि जो है मतलब यहाँ पे हिट करेगा या वहां पे। ठीक है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर तुम अच्छे से सॉल्व करना चाहोगे तो इन दैट केस क्या करना पड़ेगा, फिर से सॉल्व करेंगे। वो अलग बात है कि थोड़ा सा मैं गेस करना चाहूंगा, यहाँ थोड़ा सा गेस करना चाहूंगा। क्या कि देखो 2 के मल्टीपल, यानी ये तो हो गया 38 और ये है 38.42। तो अगर मैं इस पूरे रीजन में से देखता हूं, वैसे ये जो मैं बता रहा हूँ ये फुल प्रूफ नहीं है, मैं जो इस वक्त बताने वाला हूं ये फुल प्रूफ नहीं है, बट एक रीजनेबल इंडिकेटर हो जाता है। ठीक है ना? क्योंकि देखो इसके बाद अगर तुमको जानना है ना कि कहां पे हिट करना है, इन दैट केस थोड़ा सा ट्रायल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि या तो वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच में हिट करेगा या तो वर्टिकल। तो अगर वर्टिकल निकालना चाहते हो तो इन दैट केस क्या करना पड़ेगा, अगर ये मान लो 38 है एक्स, तो y भी 38 ही होगा, क्योंकि तो उस हिसाब से ये सॉरी y 38 नहीं होगा। अगर x 38 है तो स्टेयरकेस नंबर मिल चुका तो अकॉर्डिंगली y आ जाएगा, इसका जो भी होगा मतलब। तो अगर ये x इक्वल टू 38 है तो ये हो जाएगा x इक्वल टू व्हाट 40, ये वाला लाइन। तो ये हो गया x इक्वल टू 40। तो x का वैल्यू 40 पुट कर लो, समझो ना? तो x इक्वल टू 40 हो गया और प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन है। तो इन दैट केस क्या होगा, y का वैल्यू सॉल्व होके आ जाएगा। x इक्वल टू 40 पे y का वैल्यू क्या है, तो नाउ सॉल्व फॉर y, तो y आ जाएगा। अब अगर मान लो, ये मैं हटा देता हूं, अब अगर मान लो अगर ये जो y का वैल्यू आ रहा है वो अगर इस रेंज में आ रहा है, इस रेंज में, तो इन दैट केस तो वो प्रोजेक्टाइल के सॉरी वो स्टेयरकेस के वर्टिकल वाले सेक्शन में हिट कर रहा है ना? वर्टिकल वाले सेक्शन में हिट कर रहा है ये वाला। और अगर इसके रेंज के बाहर आ रहा है, यानी अगर यहाँ पे आ रहा है, तो यानी इससे अब मुझे पता चला कि हॉरिजॉन्टल पे हिट कर रहा है। लेकिन
अभी भी मुझे ये नहीं पता चला कि हॉरिजॉन्टल पे कहाँ हिट कर रहा है। फिर उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए ये करेंगे कि इसका जो y है वो निकालो। तो वो कैसे आएगा ना, देखो जो फर्स्ट वाला ये तो 2 मीटर है ना, तो वो तो x इक्वल टू 22 पे स्टार्ट हुआ है ना, तो y का वैल्यू आ ही जाएगा। तो वो y पुट करोगे अगर इक्वेशन में तो x का वैल्यू आएगा। लेकिन ध्यान रखना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इस वाले y पे देखो दो जगह इंटरसेक्ट कर, एक इस पॉइंट पे भी और एक इस पॉइंट पे भी। तो जो ग्रेटर रूट होगा, जो बड़ा वाला रूट होगा, वो हम एज एन आंसर लेंगे, और इस बार तो रीजनेबली कंफर्म्ड है। यानी तुमको हो सकता है कि दो ट्रायल करना पड़े, एक बार वर्टिकल वाला लाइन लेके देखो कहाँ हिट कर रहा है, वो अगर विद इन द स्टेयरकेस का रेंज में आता है तब तो आंसर हो गया, और अगर आउटसाइड आता है यानी अगर नीचे आ जाता है तो इन दैट केस क्या होगा, हमें फिर हॉरिजॉन्टल वाले के लिए y जो उसका हाइट है, उस पर्टिकुलर स्टेप का जो y है वो पुट करके x निकालना पड़ेगा। वो भी मुश्किल होगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो x के दो वैल्यूज आएंगे, तो उसमें से जो लार्जर रूट होगा फाइनली दैट विल बी द आंसर। ठीक है, लेकिन अब तुम बोलो ये तो फिर दो बार करना पड़ रहा है क्वेश्चन। वर्स्ट केस में तो दो बार करना पड़ेगा, वर्स्ट केस में, तो समझ लो लॉजिक। अदरवाइज एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैं थोड़ा सा अंदाजा से कुछ तरीका अपनाऊं। कैसे ना, ये जो हिट कर रहा है वो है 38.42, तो ये 38 है, x इक्वल टू 38, ये x इक्वल टू 40 है। तो अगर मैं 38 से 40 का रीजन देखता हूं तो जिस पॉइंट पे ये हिट कर रहा है 38.42, दैट इज क्लोजर टू 38, दैट इज क्लोजर टू 38। तो देयरफॉर व्हाट आई वुड गेस इज दैट ये हॉरिजॉन्टल वाले पॉइंट पे हिट कर रहा है, इसी का ज्यादा चांस है, इसी का ज्यादा चांस है, और इसलिए मैं पहले इस बार इसका ट्राई करूं। अगर मान लो ये आता 39.7, अगर ये आता 39.7 मींस वो यहाँ पे कहीं पे होगा, तो दैट केस ज्यादा चांस है कि वो वर्टिकल वाले पार्ट पे हिट करे, तो दैट केस में वर्टिकल वाले पार्ट को पहले ट्राई कर। लेकिन मैंने पहले बोला कोई भी फुल प्रूफ मेथड नहीं है, तो वर्स्ट केस में हमें दो बार ट्राई करना पड़ेगा। यू कांट हेल्प, दैट्स द प्रॉब्लम। ठीक है ना। सो मैं आस्क x इक्वल टू 40 क्यों पुट किया, क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि देखो ये अगर 38 है और अगर ये 38.42 है, अगर इसका वैल्यू x का 38 है, ये 38.42 है, ये वाला जहां पे हिट कर रहा है, तो इसका x क्या होगा, इस वाले लाइन का x क्या होगा, इस वाले लाइन का x क्या होगा, दो ज्यादा, 2 मीटर का स्टेयरकेस है, तो x इक्वल टू 40 हुआ। तो ये जो लाइन है ये x इक्वल टू 40 है, तो उस x इक्वल टू 40 लाइन को प्रोजेक्टाइल कहां हिट कर रहा है, उससे हमें आंसर पे हेल्प मिलेगा। तो अगर मान लो ये स्टेयरकेस के रेंज में हिट कर रहा है तब तो आंसर वहीं पे आ गया, आंसर क्वेश्चन खत्म हो गया। बट अगर मान लो उस रेंज के बाहर हिट कर रहा है तो यानी क्या होगा, वो वर्टिकल वाले पे तो हिट कर नहीं पा रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल वाला फिर मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो दैट इज व्हाट आई वाज इंडिकेटिंग। नाउ देयर इज नो फुल प्रूफ मेथड कि मैं बस एक ही ट्रायल से आंसर हमेशा के लिए निकाल लूं, ऐसे कुछ नहीं है, थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करेंगे। बट हाँ, अगर हल्का सा एक्साइटेड होता है तो दैट केस में भी ट्राई दैट ऑप्शन फर्स्ट एंड देन गो टू द अदर। ये मेरे कहने का मतलब, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब एक बार देख लो जरा, और कुछ पूछना है? एनी अदर क्वेश्चन? चलो अब देखो, ये जो मैंने अभी बताया, अनफॉर्चुनेटली देखो उतना टाइम नहीं है कि हम पूरा डिटेल में सॉल्व करके देखें। तो व्हाट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट इज दैट एक तो बुक्स में देखना आंसर्स मिल जाते हैं, और देखना इस टाइप का जो स्टेयरकेस का क्वेश्चन है ये देखना एक एचसीवी में भी है, ठीक है ना। और एक काम करता हूँ, इसको ना सॉल्व करो, और इसको सॉल्व करके ना मुझे सोल्यूशन भेजो। इसको मैं एक बार अच्छे से क्वेश्चन को दे देता हूँ, आई एम गिविंग द क्वेश्चन प्रॉपर्ली हमें, और इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करो और फिर आंसर भेजो। ये देखो 2-2 मीटर के हैं, ये 22 मीटर है, ये सब 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, और मुझे याद नहीं मैंने वेलोसिटी क्या दिया था, बट आई होप कि मैंने ये दिया होगा, और ये हो गया 53 डिग्री। तो ये एग्जैक्टली कौन से पॉइंट पे हिट करेंगे, देन यू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ हिटिंग, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ हिटिंग, ऑफ पॉइंट ऑफ हिटिंग।
अब इसको ना कैलकुलेटर यूज करके करना, इसको वैसे मत सॉल्व करना, रूट वूट वूट वो सब नहीं, कैलकुलेटर यूज करो, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लो। जैसे अभी 38.42 किसी ने बताया था, तो उसी तरीके से कैलकुलेटर से सॉल्व करके और फिर आंसर निकाल, ठीक है। एंड देन गो अहेड। तो लेट मी सी अंश अग्रवाल ने बोला कि इज दिस फॉर एडवांस। देखो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आएगा तो ना मेंस में आएगा ना कहीं कुछ आएगा, ये अगर आएगा तो मैं एडवांस में आएगा, इतना स्ट्रेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते। चल आई थिंक अब तो मैं मिटा दूं ये सारा, ये होमवर्क हो गया, इसके सोल्यूशन सॉल्व करके मुझे भेजो, फिर मैं देखूंगा कैसे कैसे कर रहे हो नहीं कर, ठीक है। चलो नाउ लेट्स प्रोसीड। आज एक और क्वेश्चन देने वाला हूं, एंड दैट इज, मैंने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है विथ 50 मीटर पर सेकेंड एंड 53 डिग्री। ये प्रोजेक्टाइल ऐसे करके है, फाइंड व्हेन एंड वेयर इज द प्रोजेक्टाइल, है ना, is the angle of velocity vector perpendicular to initial. Perpendicular to initial velocity vector. ये क्वेश्चन, फाइंड व्हेन एंड वेयर। एक्चुअली देखो वेयर निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों? व्हेन मतलब अगर टाइम आ जाए ना तो वेयर तो बहुत आसान है, क्योंकि टाइम पता चल जाए तो प्रोजेक्टाइल के एक एक चीज निकल जाता है। इसलिए इस प्रोजेक्टाइल का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है वो है टाइम। टाइम पता चला सब कुछ निकल जाता है ना। चलो गो अहेड। ध्रुव ने फटाफट आंसर दे दिया, दैट इज t इज इक्वल टू 6.25 सेकंड्स। तो 50 मीटर पर सेकंड 53 डिग्री है। फाइंड व्हेन एंड वेयर इज द एंगल ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। ये क्वेश्चन, ठीक है। एक आंसर बहुत जल्दी जल्दी आ चुका है, एंड दैट इज t इज इक्वल टू 6.25 सेकंड्स। चलो सॉल्व करो जल्दी। तो ध्रुव तुमने बहुत जल्दी आंसर दे दिया, अच्छी बात है। और अगर ये सही है तो इन दैट केस वेयर वाला क्वेश्चन का भी आंसर दे दो। बैठे बैठे क्या करो है या नहीं। बाकियों के अभी व्हेन का आंसर नहीं आया, मैं वेट कर। ठीक है, एक आधा और आंसर आंसर और आ रहा है। जसराज ने भी यही दिया 6.25 सेकंड चल हुआ, तो यानी कई लोग आंसर दे रहे हैं जो कि 6.25 ही है, तो देयरफॉर माय गेस इज कि वो करेक्ट ही होगा। ओम पाठक ने भी अभी अभी दिया है 6.25 सेकंड्स, ठीक है। तो मैं काम करता हूं, फटाफट इसका कैलकुलेशन बताता हूं। पहले तो v0 इज इक्वल टू 30 i कैप प्लस 50 j कैप, सॉरी 40 j कैप। वो एंगल के हिसाब से 53 एंगल, तो कंपोनेंट करके 30 i कैप प्लस 40 j। वेलोसिटी आफ्टर टाइम t पता नहीं कितना होगा, बट ये कि समय के साथ वेरी करेगा। ये हो गया 40 माइनस 10t j, है ना। u sin थीटा माइनस gt j का, तो u sin थीटा माइनस gt j का। आगे क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर इसका और इसका परपेंडिकुलर है, यानी इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना पड़ेगा। तो डॉट प्रोडक्ट क्या है, 30 into 30 900, तो v0 डॉट vt क्या होगा 900, ठीक है। प्लस 1600 माइनस 400t, तो ये तो इधर आ जाएगा, तो यानी t इज इक्वल टू माइनस सॉरी प्लस ही हो जाएगा 2500 बाय 400 यानी 6.25 सेकंड्स, ठीक है। अब सबका आंसर आ गया। सोम बैरियर वाले क्वेश्चन में हमने जो है ना
तुम मेरे वाले क्वेश्चन में जो है ना, हमने x को एलिमिनेट नहीं किया था, हमने x का इक्वेशन बनाया था। फिर हमने बोला कि क्योंकि वो एक जगह पे टच करते हुए जा रहा है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन था जिसमें x एलिमिनेट नहीं किया हमने उसके डिस्क्रिमिनेंट को जीरो किया। दैट वाज द मेथोडोलॉजी। क्यों? कि अगर मान लो कोई बैरियर है और वो यूं ऐसे ग्रेज करके जा रहा है, यानी वहां पे टेंजेंट हो गया, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या होता है? इन दैट केस जो रूट्स आता है वो इक्वल हो जाता है। जैसे एक कर्व को अगर एक स्ट्रेट लाइन कट करता है दो अलग अलग पॉइंट पे, तो दो अलग अलग रूट्स कहते हैं उसको। अब मान लो अगर लाइन को तुम थोड़ा बॉर्डर के आसपास ले जाओ, तो जो रूट्स है वो ऐसे ट्रेवल करता है, और जब लाइन एकदम टेंजेंट हो जाता है तो वो दोनों रूट्स कोइंसिडेंट हो जाता है। इक्वल रूट्स का कंडीशन क्या है? डिस्क्रिमिनेंट जीरो। हमने वो चीज अपनाया था, हमने एक्स को एलिमिनेट नहीं किया। ठीक है, दैट वाज द क्वेश्चन दैट वाज कमिंग अप। हाँ, तो ओम हैज सेड दैट व्हाई डोंट वी राइट u by g sin थीटा डायरेक्टली। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, बट द थिंग इज दैट अभी तो मैं क्वेश्चन के फॉर्म में दिया था, ऐसे तो कितने फॉर्मूले याद करोगे, है ना? आज 90 डिग्री का पूछा, कल हो सकता है 60 डिग्री का पूछ लेंगे, है या नहीं? तो इसलिए वो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द थिंग इज दैट यस, यू कैन इजीली राइट लाइक दिस कि u जो v0 होगा वो होगा u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, और वेलोसिटी आफ्टर टाइम t क्या होगा? u cos थीटा तो बदलता नहीं है, तो u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो तो क्या होगा? u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस u sin थीटा इनटू gt। अब ये होगा इक्वल टू जीरो। क्यों? ये मैंने परपेंडिकुलर बोला, तो देयरफॉर ये तो मिला के u स्क्वायर हुआ, u स्क्वायर इज इक्वल टू u sin थीटा इनटू gt, यानी t इज इक्वल टू u बाय g sin थीटा। ये इसका फॉर्मूला होता है कि अगर पूछूं भाई कितने टाइम बाद वेलोसिटी वेक्टर ओरिजिनल वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा u बाय g sin थीटा। ये इसका आंसर। So that is what we are using. I mean, here is just that because I was not going to formula. ऐसे एक्चुअली छोटे छोटे फॉर्मूले बड़े सारे बन जाएंगे, तो इतने सारे याद रखने का सजेस्टेड नहीं होता है। This is going to hardly take you few seconds. इसको याद करने में तुमको पूरे 2 साल के एफर्ट चाहिए, बीच बीच में रिवीजन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अगर याद हो जाए most welcome, but otherwise this method is too simple that we should remember everything by heart. ठीक है, that's the suggestion. ठीक है, अरिहंत ने क्या किया, फिर उसके कोऑर्डिनेट्स भी निकाल दिया। तो कोऑर्डिनेट्स तो हमें पता ही है, क्योंकि इसके जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो तो हो गया 30, तो 30 into 6.25 दैट्स द एक्स कोऑर्डिनेट, है ना? यानी एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 30 into 6.25। जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फिक्स होता है, टाइम आ चुका है, और जो वाई कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा u sin थीटा t यानी 40, है ना? तो 40 into 6.25 minus half into 10 into 6.25 का स्क्वायर। तो वो अपने आप कैलकुलेशन कर लेना। सो दैट्स हाउ वी कैन गेट द पोजीशन आल्सो, x एंड y कोऑर्डिनेट, एंड टाइम तो पहले आ चुका है, दैट इज 6.25। अच्छा, कल को अगर मान लो 90 डिग्री ना होके, है ना, सपोज मैं कहता हूं कि फाइंड व्हेन, बस व्हेन छोड़, व्हेन इज वेलोसिटी वेक्टर, है ना, at 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू v0 वेक्टर। ये भी कर लो फिर, मैंने जब इतना किया तो वो भी कर लो। बस टाइम निकाल दो फटाफट। मैंने इसको इसलिए नहीं मिटाया क्योंकि इसी को यूज करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मैंने डेटा चेंज नहीं किया, 50 और 53 डिग्री वही है, ठीक है ना? तो मैंने इसलिए डेटा चेंज नहीं किया। ठीक है, श्रेयसी ने भी इसका आंसर दे दिया था, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, तो आई थिंक दैट्स ओके। कई सारे आंसर्स आ रहा है, मैं देख रहा हूँ एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का। ध्रुव हैज गिवन द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज 2 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का यानी 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू v0 आंसर दिया हुआ है 2 सेकंड्स। चलो गुड, दैट्स अ प्रीटी प्रॉम्प्ट एंड फास्ट आंसर। चलो और कोई जल्दी। अच्छा, उसमें कुछ मिस्टेक्स है, चलो कोई नहीं, करेक्ट कर लो, कोई बात, करेक्ट कर लो, व्हाटएवर यू फील इज करेक्टेड।
क्वेश्चन इज कि दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री कब होगा? देखो कई बार क्या होता है कि इक्वेशंस अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, देखो हो जाता है कई बार, तो इन दैट केस इक्वेशन से हम ट्राई नहीं करेंगे, फिर हम ऑप्शंस को पुट करेंगे, वो भी एक तरीका होता है। क्योंकि कई बार ना इस तरीके से क्वेश्चंस में क्या होता है, क्यूबिक वगैरह टाइप का इक्वेशन आ जाता है। अब हर टाइप के इक्वेशन एज आई सेड कैन नॉट बी सॉल्व्ड सो इजीली एंड कंप्रेहेंसिवली एंड विद मेथड। इन दैट केस द बेस्ट वे इज व्हाट टू पुट ऑप्शंस। आंसर आ चुका, आदित्य ने दे दिया, दैट इज नहीं, ध्रुव ने दिया 10 सेकंड्स, आदित्य 11.06, आर्यंत ने दिया 3 + 4 cos 67 by cos 67। अच्छा शायद वो ब्रैकेट कुछ होगा, शायद 67 क्यों होगा? चलो एनीवे, इसका मतलब क्या है कि दोनों का जो एंगल है वो cos 60 डिग्री, मतलब जो एंगल है वो 60 डिग्री। तो cos थीटा क्या होता है बाय द वे? cos थीटा होता है a डॉट b by mod a mod b, दैट्स cos थीटा। अब क्योंकि 60 डिग्री है तो cos थीटा तो हाफ हो जाएगा, यानी हाफ इज इक्वल टू a डॉट b। a डॉट b तो हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, दैट इज 900 प्लस 1600 माइनस 400 क्या आ गया बाई मॉड ए। तो मॉड ए तो 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर का अंडर रूट यानी 50 हो गया, इनटू मॉड बी। अब इसमें वो आएगा, क्या बोलते हैं, स्क्वायर आएगा। तो मॉड बी का मतलब हो गया 30 का स्क्वायर प्लस 40 माइनस 10t का स्क्वायर, ये आ जाता। आई थिंक वी शुड डिवाइड बाय 100। इन दैट केस क्या होगा, जो है अगर 100 से डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा, डिनोमिनेटर दोनों मतलब हाफ आ जाएगा, उसको 2 करके भी ले जा सकता हूँ 4। यानी एक काम करते इसको इधर लेके आता हूँ, तो यानी 30 का स्क्वायर प्लस 40 माइनस 10t का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो ये है ना 100 से डिवाइड तो 2 आ गया इधर, 2 इधर आ गया 4 इनटू 100 से डिवाइड किया तो यानी 25 माइनस 40, 25 माइनस 40 होल स्क्वायर और ये 4 के जगह 16, दैट्स द आंसर। ठीक है ना? तो अब इसके बाद क्या क्वाड्रिकेशन आएगा एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। ठीक है ना? तो इसका देखो जरा क्या आ रहा है, कुछ डिवाइड करके फायदा तो कुछ दिख रहा है, बट चलो छोड़ो। यानी 625 यानी 900 प्लस 1600 माइनस 80t प्लस 100 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 625 माइनस 200 टी प्लस 16 टी स्क्वायर। 256 टी स्क्वायर आ गया, माइनस 100 करके आ गया 156 टी स्क्वायर। बड़ा आंसर आ रहा है वैसे, माइनस 200 इंटू 16 यानी माइनस 3200 टी। देखो माइनस 800 टी नहीं होगा? 800 ठीक। तो ये माइनस 3200 और प्लस 800 हो गया, तो यानी क्या हो गया प्लस 800 टी, और ये हो गया 2500 है ना, तो माइनस 2500 हो गया इक्वल टू 0, और एक ये भी आएगा है ना, तो ये हो गया 25 4 यानी हो गया 10,000 माइनस, तो बेसिकली 7,500 आ गया, यानी 156 टी स्क्वायर प्लस 2400 टी प्लस 7,500 माइनस 2400 टी माइनस 2400। ठीक है ना? अब जो है ना इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेना एंड देन यू विल बी एबल टू गेट द आंसर। आई थिंक किससे डिवाइड होगा, आई थिंक 8 से भी हो रहा है, नहीं 8 से नहीं होगा, 4 से ही हो पाएगा है ना, 8 से नहीं हो पा रहा। ठीक है ना? तो लाइक 4 से डिवाइड करके थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, दैट्स इट। बाकी जो है ना टी का जो है 2 वैल्यूज आता है,
तो आई थिंक एक शायद पॉजिटिव नेगेटिव कुछ आएगा, दैट हैज टू बी इंटरप्रेटेड। नाउ यू कैन गो अहेड एंड सॉल्व इट। अब सवाल ये कि कई लोगों ने बहुत जल्दी आंसर दिया, आई डोंट नो कि कैलकुलेटर यूज करके शायद क्या होगा। जसराज इज आस्किंग क्या ट्रायंगल बनाकर निकाल सकते हैं? बेटे ऐसा में ट्रायंगल भी बनाओगे तो भी कैलकुलेशंस आएंगे, मतलब कैलकुलेशन कोई बहुत ज्यादा नहीं बचता, ठीक है, तो वो भी उतना ही आएगा, फाइन। तो ये चीज है, ओके। तो बेसिकली व्हाट हैज हैपेंड इज दैट नाउ वी हैव मैनेज्ड टू गेट द इक्वेशन। तो सिंपलीफाई हो जाएगा इक्वेशन, ऐसे कुछ नहीं है, 4 से डिवाइड तो दिख ही रहा है मुझे, बाकी और भी देख लेना हो जाएगा, नहीं वैसे 12 से ज्यादा, 12 से भी ज्यादा, तो 12 से डिवाइड करके इक्वेशन बनाओ एंड देन गेट इट एज फार एज द टाइम इज कंसर्न। तो बाकी आंसर चॉइस जो है एक बार चेक कर लेना, है ना, 2 1 दबा 7। तो ये बेसिकली बन जाएगा क्या, 13t स्क्वायर माइनस 200t, है ना, और ये हो जाएगा प्लस 625 इज इक्वल टू 0, ये आ रहा है। then t is equal to 200 plus minus under root of b square, so 200 square minus 4 into 13 into 625 by 2a, so 2 into 30, ठीक है, ये आ गया। बाकी अपने आप कर लो अभी सॉल्व। चलो अब ध्रुव ने आंसर बता दिया 4.3 एंड 11.02, तो एक बार वो देख लेना जो भी आ रहा होगा। आई थिंक लेट्स लीव इट देयर। अगर मान लो कोई और एंगल आता है तो ये इसका तरीका हो जाए, ठीक है, थोड़ा लंबा होता है बट यू कांट हेल्प इट, हैव टू सॉल्व इट। तो तभी देखो 90 डिग्री वाले केस में आसान हो गया, है ना, 90 डिग्री वाले केस में क्या होता है, चीजें आसान हो जाता है, बट बाकी एंगल्स में क्या है कि थोड़े कैलकुलेशन ज्यादा है, इट्स ओके, ठीक है, दैट हार्डली मैटर। अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का। सपोज मैंने क्या किया, 2 वॉल्स लिए, सपोज 28 मीटर के उस पे गैप पे, और मैंने क्या किया, एक प्रोजेक्टाइल फेंक दिया। मैं जानबूझ के वही वैल्यू लेता हूं सो दैट आसान हो जाए, 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। तो मैं एक काम करता हूं, मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स करता हूं, मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स करता हूं जो कि इसके साथ अटैच है। ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। इसमें एक assumption करना है and that is ideal collisions. Ideal collisions. The question is, at what point will the ball drop? At what point will the ball drop on ground? ग्राउंड के ऊपर कौन से पॉइंट पे बॉल ड्रॉप करेंगे? ये 2 वॉल्स है और आइडियल कोलिजन्स, यानी देखो कई बार क्या होता है ना, ऐसे भी तो हो सकता है, जैसे एक आटे का गोला ले लो, जो रोटी नहीं बनता, लुई नहीं बनाते वो रोटी का वो गोला वाला। अब अगर मान लो एक वॉल है और उसको फेंकोगे तो क्या होगा, ऐसे गिर जाएगा, वो तो बाउंस ही नहीं करेगा। पर अगर एक बॉल को, चाइनीज बॉल टाइप कोई क्रेजी बॉल नहीं है, तो उसको हिट करोगे तो इन दैट केस यू हिट करके देखना वो बाउंस कर जाएंगे ऐसे एंड सो ऑन। तो दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि आइडियल कोलिजन का मतलब होता है कि बिल्कुल जैसे हिट किया उसी एंगल से वापस आ जाए, मतलब हिट करके, ये होता है आइडियल कोलिजन, ठीक है ना।
28 मीटर का गैप है वॉल के बीच। चलो तब तक एक और क्वेश्चन दे देता हूं मैं, एंड दैट इज सपोज एक इंक्लाइन प्लेन पे थीटा एंगल पे एच साइड से एक बॉल को मैं ड्रॉप कर दूं, ये एच है, अगेन आइडियल कोलिजन, नहीं आइडियल मत लो, या चलो ठीक है दोनों के लिए कर लो, एक आइडियल के लिए, एक हो गया ई है, ई का याद है ना कैसे होता है, ई में याद रखना वॉल या सरफेस के अलोंग कुछ नहीं चेंज होता है, लेकिन जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है तो ई का क्या रोल होता है कि अगर मान लो यू से आता है, ध्यान से सुन लेना, अगर यू से आता है चाहे ऐसे आए चाहे ऐसे आए चाहे ऐसे आए चाहे हॉरिजॉन्टल आए चाहे कैसे भी आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो वर्टिकल कंपोनेंट है यानी परपेंडिकुलर टू द वॉल या फ्लोर या जो भी है ऐसे, तो वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल कंपोनेंट अगर यू होता है तो ई यू से वापस आता है, ये ई का रोल। और उसके लिए वॉल को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होना कोई जरूरी नहीं है, कैसे एंगल पे भी हो, और मान लो यूं आ रहा है, तो अगर यूं आ रहा होगा तो उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा, तो वो जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर टू द वॉल, तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो ई से मल्टीप्लाई होके वापस आए, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल टू द वॉल है उस पे कोई असर नहीं होता है। दैट इज हाउ ई प्लेज ए रोल इन केस ऑफ कोलिजन। तो मैंने दो क्वेश्चन पूछा है, एक क्वेश्चन में क्या आइडियल कोलिजन ले लो, क्वेश्चन क्या है बताता हूं मैं, क्वेश्चन है कि ये ऐसे जाएंगे देखना, अब फिर ऐसे आएंगे, जी तो क्वेश्चन इज फाइंड R1 एंड R2। तो इसको दो बार सॉल्व करना है, एक बार आइडियल लेके एक बार ई लेके। तो दो क्वेश्चन दिया मैंने, इसमें पता क्या होगा, इसमें मैं ड्रॉ नहीं करूंगा मैं, है ना, इसमें जो है मैंने इसका ठीक प्रोसेस पहले बताता हूँ। इसमें पता क्या होगा, ऐसे होगा, यूं हिट किया फिर यूं ऐसे करते करते फिर इधर कहीं आके हिट करेंगे, तो ये प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसे होगा जैसे मैं बताने वाला हूं अभी, एंड दैट इज लाइक दिस। ये डिपेंड करता है कितना दूर रेंज है इसका, जितना ज्यादा रेंज होगा उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स ऐसे करते 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 वापस, दैट्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है ना। तो अब तुमको निकालना है कि कौन से पॉइंट पे फाइनली हिट करे, ठीक है ना। सो दैट्स हाउ इट इज। तो उसके लिए पता क्या करना पड़ेगा, एक तो रेंज निकाल लेते हैं, तो रेंज तो हो गया 2 u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा बाय जी, ठीक है ना। तो एक सर तो फर्स्ट कोलिजन के बाद ये ऊपर क्यों जाएगा? एक्चुअली कोलिशन के बाद ऊपर मोस्ट प्रोबेबली जाएंगे, मतलब हमेशा नहीं होगा बट इस केस में जाएंगे, उसके पीछे रीजन है कि अभी रेंज निकालता हूँ फिर मैं समझाता हूँ, ठीक है ना। तो रेंज निकालने के बाद थोड़ा सा इजी होगा समझा, वैसे भी समझा सकते हैं ऐसा कुछ नहीं। रेंज निकालने के बाद देखो क्या होगा कि ये जो 5 है ये 5 हो गया, ये 5 का 10 हो गया, तो रेंज आ गया 12 टू द 24 यानी 240 मीटर, तो रेंज हो गया 240 मीटर। और से रेंज का क्या रोल है,
रेंज का रूल ये है कि देखो अगर मान लो ये वॉल दूसरा वाला नहीं होता, ये वाला, तो इन दैट केस क्या होता, 120 मीटर क्लाइंब करता है ना, और फिर 120 मीटर नीचे आता। ये देखो 240 है, यानी 120 मीटर क्लाइंब, फिर 120 मीटर नीचे, यही ना होता। तो यानी 120 मीटर तक उसके पास वर्टिकल वेलोसिटी पॉजिटिव है, और 120 के बाद जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है वो नेगेटिव हुआ। आगे समझ में। अब ये जो वॉल है, अगर मान लो मैं हिट करता हूं इस वॉल को, तो मैं कई तरीके से कर सकता हूं। मैं ऐसे भी हिट कर सकता हूं, मैं ऐसे भी हिट कर सकता हूं, और मैं ऐसे भी हिट कर सकता हूं। तो अगर मैं ऐसे हिट करूंगा, अगर मैं ऐसे हिट करूंगा, तो एक कंपोनेंट तो चलो परपेंडिकुलर, वो तो वापस आएगा, क्यों, क्योंकि आइडियल कोलिजन मैंने बोला है। लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो एज इट इज रहेगा, यानी ऐसे अगर आके हिट किया तो बाउंस ऐसे करेगा, यानी ऊपर की तरफ, यानी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी अभी भी पॉजिटिव है। फिर दूसरे पे जाके हिट कर रहा, दूसरा कोलिजन ऐसे, अभी भी देखो वर्टिकल कंपोनेंट पॉजिटिव है, तो उसी वर्टिकल कंपोनेंट को लेके आएंगे, क्योंकि जो पैरेलल टू द वॉल है वो चेंज होता नहीं, और इस बार पैरेलल टू द वॉल मतलब होता है वर्टिकल कंपोनेंट, तो देयरफॉर वर्टिकल कंपोनेंट अभी भी खत्म नहीं हुआ, यानी ऐसे ही नहीं, इधर भी ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, कब तक, जब तक वो हॉरिजॉन्टली 120 मीटर डिस्टेंस कवर ना कर। मैंने डिस्प्लेसमेंट नहीं बोला, डिस्टेंस बोला, क्यों कि ऐसे करके तो वापस फिर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो बार बार जीरो होता जा, इसलिए मैंने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोला कि पहले 28 मीटर कवर किया, फिर 28 मीटर, फिर 28 मीटर, फिर 28 मीटर। तो जब तक वो नंबर ऑफ कोलिजन्स ऐसे ना हो जाए कि 28 प्लस 28 प्लस 28 प्लस 28 120 से ऊपर ना हो जाए, रेंज 240 इसलिए 120 बोला, तो जब तक 120 से ऊपर ना हो जाए तब तक वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा पॉजिटिव होगा, और ये ऐसे टक 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 लाइन करते रहेंगे। तो अगर मैं पूछूंगा कि कौन से कोलिजन पे इसका वापस आना शुरू हो जाएगा, यानी नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 120 240 नहीं 120, क्योंकि आधा लेना है ना, 120 बाई 2 क्या बोलते हैं 28, 120 बाई 28 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो उससे क्या होगा ना, हमें आइडिया लग जाएगा कि कितने कोलिजन तक ये ऊपर ही चढ़ेगा, उसके बाद उसका वर्टिकल वेलोसिटी नीचे की तरफ आएगा, फिर रिवर्स हो जाएगा। इसलिए इस केस में मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, इस केस में रेंज का आधा निकालने के बाद मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि पहले प्रोजेक्टाइल जब हिट करेंगे तो ऊपर जाएंगे, अगले वाले पे भी ऊपर जाएंगे, अगले वाले पे भी ऊपर जाएंगे, ऐसे कई कोलिजन्स ऊपर जाएंगे, 4 तक तो जाएंगे ऊपर, फिर 5वां के बाद जो है नीचे आना शुरू हो जाएगा। That's how the scheme of things are going to happen. Anyway, Som has asked you 120 मीटर क्यों, and Deham has asked कि 240 तक क्यों नहीं ऊपर जाएंगे, क्योंकि देखो वर्टिकल वेलोसिटी जैसे 100, चलो ठीक है ये वॉल हटा दो, तो 120 मीटर तक तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऊपर की तरफ होता है, पर उसके बाद तो वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ हो रहा है। तो ध्यान रखना, इसमें वॉल वर्टिकल होने के से क्या हो रहा है ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को वॉल इफेक्ट कर रहा है कि वो बार बार उसको डायरेक्शन पलट रहा है, लेकिन जो वर्टिकल वेलोसिटी है उस पे वॉल का कोई असर नहीं है। इसलिए मैं इसको चलो दूसरे तरीके से बताता हूँ, दूसरे तरीके से मैं ये बताऊंगा कि इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है ऊपर की तरफ इनिशियल वो है 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड है ना, 50 का sin 37 मतलब हो गया 30 मीटर, पहले 28 से डिवाइड कर ले और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल लो, ठीक है ना। अब बताओ कितना आ रहा है, हाँ अब वापस आ गया। आई एम श्योर इन द मीनवाइल शायद वो हुआ होगा, जो फ्रीज वेज का चक्कर हुआ होगा शायद, आई डोंट, हो सकता है कि होस्ट भी बदल दिया होगा थोड़ी देर के लिए। ट्वेंटी 224 अब वापस आया, अब कनेक्टिविटी वापस आया, पता नहीं क्या, जो भी, तो यानी क्या 16 हो गया, तो यानी ये 16 बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों, इसका मतलब पता क्या है कि टोटल हॉरिजॉन्टली इधर से काउंट करो उधर से काउंट करो 240 जाना है, तो कैसे हो रहा है 28 28 प्लस 28 प्लस 28
प्लस 28, ऐसे करते 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 28 28 28 28 28 28 करते करते फाइनली जमीन पे गिरेंगे। तो अब यहाँ पे एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रिमाइंडर 16 तो आ गया, ध्यान से सुनना, रिमाइंडर 16 तो आ गया, लेकिन अभी कहानी में ट्विस्ट है। क्यों? क्योंकि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो डिवीजन हुआ है इसमें इंपॉर्टेंट है कि 16, ये जो रिमाइंडर 16 है ना, वो 16 मैं इधर से काउंट करूंगा, मैं इधर से काउंट करूंगा, ये डिपेंड करेगा। तो वो कैसे देखेंगे? देखो, पहला कोलिजन 28, फिर दूसरा यहाँ पे, तीसरा, यानी सारे ऑड कोलिजन्स यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे टोटल 8 कोलिजन्स हो रखा है। यहाँ पे जो है टोटल 8 कोलिजन्स हो रखा है, यानी इवन वाले कोलिजन्स यहाँ पे हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो इवन वाले कोलिजन यानी 8वां जो कोलिजन है वो यहाँ पे होगा, तो यानी उतना तक तो 28 28 28 कवर कर लिया। अब जो 16 बचा वो अब यहां से कवर होगा, यानी लास्ट में कुछ करना ऐसे करके यहां गिर जाएगा और ये हो जाएगा 16वीं। तो therefore at what point will it hit? It will hit at x equal to 16 meters. अब क्लियर है? अब चेक कर लो। Excuse me. Just to check how much you've really grasped, है ना? मैं एक काम करता हूं, मैं एक काम करता हूं, ठीक है, एक काम करो, 28 की जगह इसको सॉल्व करो बाय टेकिंग सपोज 32 मीटर्स, 33 मीटर्स। ठीक है ना? अगर 33 मीटर होगा तो सेम क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो यानी अगर वॉल सेपरेशन 28 है, तो इफ वॉल सेपरेशन इज इक्वल टू 28 मीटर तब तो यार, लेकिन अगर मान लो वॉल सेपरेशन इज इक्वल टू 33 मीटर होगा तो एक्स क्या होगा? ये फटाफट सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ। स्नेहा सेड 120 बाई 28 क्यों नहीं किया? बेटा देखो 120 बाई 28 पे क्या हो रहा है पता है? आधा हो रहा है, यानी वो ऊपर है यहाँ पे, इस वक्त यहाँ पे। तो ऐसे ऐसे करते 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 जब आएगा ना तो वो रेंज ही कवर होगा टोटल हॉरिजॉन्टल। अगर देखोगे तो हॉरिजॉन्टल एक बार 28 करेगा, एक बार 28 करेगा, एक बार 28 करेगा, एक बार ये चलता जाएगा जब तक वो 240 के आसपास ना आ जाए। लास्ट वाला स्टेज तो पूरा नहीं हो पाएगा, बट जो भी है मतलब वो जो रिमाइंडर है ना 28 से डिवाइड करके वो क्रिटिकल है, और वो भी 240 से डिवाइड 240 को डिवाइड करेंगे, 120 को नहीं। 120 में तो वो यहाँ पहुंच रहा है, यहाँ इसके आसपास, फिर 120 के बाद वापस आना शुरू होता है और फिर गिरता है, एंड ऑल दोस थिंग्स आर हैपनिंग। इसका आंसर बहुत लोगों ने दे दिया फटाफट, एंड दैट इज 24 मीटर। ठीक है, कुछ लोगों ने 19 दिया है। इसी तरह से इसकी वो ऑड इवन कोलिजन का कर सकते हैं क्या? तो आजकल पूरे जमाना ऑड इवन का हो गया, जब पोल्यूशन ज्यादा बढ़ जाता है तो ऑड इवन चलता है। अब वो कोरोना के चक्कर आया तो स्कूल खोलना है, तो जो आजकल हवा में है कि शायद ऑड इवन का कुछ करेंगे कि ऑड डेज में इन बच्चों को बुलाया जाएगा और इवेंट डेज में इन बच्चों को बुलाया जाएगा, ऐसे कुछ। तो ऑड इवन कई जगह यूज हो रहा है, तो एक आध क्वेश्चन में भी ऑड इवन यूज हो रहा है, तो देयर इज नथिंग अनयूजुअल, दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड इज टू पुट इट मोर सीरियसली, आई मीन ये तो जैसे मजाक कर रहा हूँ, तो टू पुट इट मोर सीरियसली, इसमें पता है क्या हो रहा है? अब चलो इसको मैं काम करूं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सपोज ये सब मिटा देता हूं, है ना, ये सब तो नोट कर लिया होगा, आई होप। मैं एक काम करता हूं, मैं इसे हटा देता हूं। सपोज 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 रेंज है, सपोज रेंज है 35 मीटर और वॉल सेपरेशन है इक्वल टू 28 मीटर, सपोज। तो क्या होगा?
ना, रेंज होना था 35 पे, यहाँ पे 35 पे, और वॉल सेपरेशन 28 है, 28 है, तो यानी 28 से 7 और आगे गिरने वाला था, 28 से 7 और आगे गिरने वाला था, तो उसके जगह वो यहाँ पे गिरेगा, तो ऐसे करके वहां ना जाके ऐसे करके वो इधर आएगा, तो यानी इधर से 7 हुआ, तो उधर से अगर 7 होगा तो हमें तो ओरिजिन से चाहिए, तो देयरफॉर x इक्वल टू 28 माइनस 7 यानी 21 मीटर। आगे अच्छा, अब सेकंड देखो, सपोज रेंज है 59 मीटर एंड वॉल सेपरेशन ये 28, वॉल सेपरेशन है सपोज 28 मीटर, ठीक है, वॉल सेपरेशन 28 ले रहा हूँ, रेंज ले रहा हूँ 59, ये मैं अपने मनगढ़ंत बना रहा हूँ, उसके लिए कोई वैसे मत सोचो। तो इन दैट केस क्या होगा, ये 28 ऐसे जाएंगे, फिर 56 तक आएंगे, है ना, ये एक्चुअली 59 जाना चाह रहा था, तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा, 28 हो गया, फिर 56 हो गया, तो 56 के बाद 3 मीटर इधर आना चाह रहा, 3, है ना, तो 3 मीटर इधर ना आके वो 3 मीटर इधर आ जाएगा, यानी इसमें क्या हो गया, जो रिमाइंडर आ रहा है ऑफ 59 डिवाइडेड बाय 28 वो क्या है 3 मीटर, जैसे इस केस में रिमाइंडर ऑफ 35 डिवाइडेड बाय 28 क्या होता है 7, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट 7 नहीं आया, एक्स कोऑर्डिनेट आया 28 माइनस 7, क्यों, क्योंकि अभी एक ही कोलिजन हुआ, यानी ऑड नंबर ऑफ कोलिजन्स हुआ, तो ऑड नंबर ऑफ कोलिजन्स में मुझे क्या करना पड़ रहा है, वॉल सेपरेशन माइनस जो लास्ट का रिमाइंडर इधर, लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ कोलिजन्स, इसमें 2 कोलिजन हो गए, तो 2 कोलिजन हो गया, और देखो ये 2 से डिविजिबल, मतलब इसका जो कोशेंट है वो 2 है, यानी इवन हुआ, तो जो आंसर आ रहा है रिमाइंडर वो है 3, पिछले बार रिमाइंडर आया था 7, लेकिन आंसर रिमाइंडर नहीं था पिछले बार आंसर था 28 माइनस 7, इस बार क्या होगा x इक्वल टू 3 मीटर, यानी यहाँ पे जो रिमाइंडर है वही आंसर है, यानी इवन कोलिजन्स पे रिमाइंडर जो है वही आंसर है, लेकिन ऑड कोलिजन पे क्या हो रहा है आंसर ना, सेपरेशन माइनस रिमाइंडर, ये फर्क पड़ रहा है, इसलिए मैंने बोला कि सपोज वॉल सेपरेशन 28 मीटर है, तो चलो x इक्वल टू 16 मीटर आ गया आंसर आ गया, लेकिन अगर वॉल सेपरेशन 33 मीटर होता, इन दैट केस क्या होता, तो मैं पहले रिमाइंडर निकालता, किस चीज का, रेंज तो आया था 240, इसका 240 डिवाइडेड बाय 33, इसका रिमाइंडर मैं निकालूंगा, और इसका जो कोशेंट है वो क्या आ रहा है 240 बाय 33, तो क्या आ रहा है कोशेंट आ रहा है 7, है ना, मतलब कहने का मतलब ये है 240 डिवाइडेड बाय 33, ये 7 आ गया, 7 is 21, तो 9 मीटर आ गया, यानी रिमाइंडर आ गया इक्वल टू 9 मीटर, लेकिन क्योंकि ये ऑड है, 7, तो 7 मतलब हुआ 1 2 3 4 5 6 7, और फिर इधर यानी ये वाला, यानी आंसर क्या आएगा इसका, देयरफॉर मैं इसको सॉल्व कर, देयरफॉर x इक्वल टू 33 माइनस 9 इक्वल टू 24 मीटर, तो इस बार हो जाएगा x इक्वल टू 24, ये मेरा कहने का मतलब था, इस बार ऑड इवन भी मैटर किया, क्योंकि मुझे जगह फाइंड आउट करना था कौन सी जगह पे ये गिर रहा है या नहीं, चलो अब देख लो जरा और कुछ पूछना है तो now Deham is interested in investigate even more, देखो जो तुम बता रहे हो देहम, that is very difficult to calculate, और वो ये बोल रहे हैं कि अगर इसमें e डाल दिया तो क्या करेंगे, तो e डाल दिया तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वो जो कोलिजन का हिसाब किताब है वो करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना, क्योंकि e इस बार ना हॉरिजॉन्टल को इंपैक्ट कर रहा है, तो हर बार हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज होता जाएगा, so that will be a little tough to handle, that's how I can best put it, ठीक है ना, इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं होता, but then it will be tough, ठीक है, तो आंसर 24, और ज्यादातर आंसर जो है 24 ही आया, चलो गुड, ये देखो तुरंत सीख गया, चलो वेरी गुड, सबने आंसर सही दे दिया, एंड दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम आदित्य, अंश, यशु, आयुष, देहम, श्रेयसी, जसराज, हिमांशु, हर्षित, इशिता,
ध्रुव, निखिल, सानिया, रूपल, ध्रुव, सोम, वाह सब लोगों ने बहुत अच्छा से आंसर दे दिया। सैयद, ताहा, रिजवी, एवरीवन। चलो वेरी गुड, चलो गुड, यानी तुरंत सीख गए। चलो इसको भी आंसर निकाल लो फिर फटाफट, आ जाती है, उतना ही हो पाएगा। फटाफट इसका आंसर निकाल लो। एक काम करो, आइडियल छोड़ो, आइडियल छोड़ दो, सीधे बी को सॉल्व करो। और उसका एक फायदा है, पता है क्या है, कि अगर तुमने बी को सॉल्व कर लिया और ई का वैल्यू 1 रखोगे तो वो आइडियल हो जाता है। यानी अगर बी सॉल्व कर लिया तो उसमें ई के जगह 1 पुट करो तो ए का भी आंसर आएगा। अगर ए सॉल्व करो तो बी आंसर नहीं आएगा, लेकिन अब बी सॉल्व करो तो ए का आंसर भी साथ साथ निकलेगा। बस उसमें एक पुट करना पड़ता है लास्ट में ई के वैल्यू 1। इसलिए फटाफट इसका आंसर निकालो। R1 is to R2, ई का वैल्यू दिया हुआ है कुछ, ई का वैल्यू एक बार हाँ ये क्वेश्चन दोबारा बताना। क्वेश्चन था कि एक इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे h हाइट से एक बॉल को गिरा दिया, तो बॉल ऐसे बाउंस करके एक बार ऐसे बाउंस किया, फिर दोबारा ऐसे बाउंस किया, तो पहला वाला रेंज तो ऑब्वियसली थोड़ा छोटा होगा, यूं आके ऐसे हिट किया, फिर दूसरे बार ऐसे हिट किया, तो पहले का रेंज और दूसरे का रेंज का रेशियो, दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज। फाइंड R1 is to R2। तो यहाँ से बॉल को ड्रॉप कर दिया ऐसे h हाइट से, तो एक बार बाउंस किया, दूसरी बार बाउंस किया, और R1 is to R2 का रेशियो निकाला। ठीक है, चलो गो अहेड, जल्दी करो। आई होप अभी ऑड इवन आई होप कि क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे आंसर्स करेक्ट थे। 2-4 बच्चों ने आंसर नहीं दिए थे, तो मैं कहता हूँ कि कभी कभी ना हम लोग थोड़ा सा शर्मा जाते हैं कि अरे इतने लोगों ने करेक्ट दे दिया और मेरे से नहीं हुआ तो मैं बस चुपचाप बैठूंगा। ये नहीं होना चाहिए, क्वेश्चंस आते रहना चाहिए। और वैसे भी क्वेश्चंस देखो सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से प्राइवेट नहीं देना, कि उसमें तो वो चैट तो अवेलेबल है नहीं, तो देयरफॉर आराम से क्वेश्चन पूछो, बेहिचक पूछो, डोंट शाई फ्रॉम आस्किंग क्वेश्चंस। चलो फटाफट R1 is to R2 का रेशियो निकालो। ई क्या है, देखो ई होता है पार्थ has asked a question and that is ideal case में R1 और R2 बराबर क्यों नहीं होगा, that's question number 1। क्वेश्चन नंबर 2 is from सोम and that is ये ई क्या है। तो ई का मैं एक जनरलाइज चीज बता देता हूँ, सुनो ध्यान से। ई का रूल क्या है, चलो ध्यान से देखो। चलो मैं इसको हॉरिजॉन्टल नहीं रखता हूँ, बायस हो जाता। सपोज ये एक वॉल है, इंक्लाइन से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से कोई लेना देना नहीं। E is E itself, it has nothing to do with कि वॉल हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल। E का कांसेप्ट खुद एक इंडिपेंडेंट चीज। लेट अस से ये U स्पीड से आया और लेट अस से ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो इन दैट केस क्या होगा, इसका जो वर्टिकल वेलोसिटी होगा, ये वेलोसिटी तो U है, इसका जो अलोंग द वॉल वेलोसिटी है, तो इसका अलग पेन यूज करता हूं, तो इसका अलोंग द वॉल कंपोनेंट है ना, वो क्या होगा, वो हो जाएगा ये भी थीटा है, तो हो जाएगा U cos थीटा, और ये हो गया U sin थीटा। ये हो गया बिफोर बाउंसिंग, U cos थीटा U sin थीटा, यानी U से आके हिट किया, ये वॉल है या फ्लोर है, सरफेस है जो। जब बाउंस बैक करेंगे, तो पता है क्या होगा, जो कंपोनेंट रह जाएगा वो है, अब मैं इसको रेड में ड्रॉ करता हूं अलग करने के लिए, वो है U cos थीटा का, तो U cos थीटा ही रह जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं। क्यों? क्योंकि जो कोलिजन हुआ है ना वो परपेंडिकुलर टू द वॉल होता है, इसलिए जब बाउंस बैक करेंगे तो जो U cos थीटा है वो तो वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं। लेकिन ये जो वर्टिकल वाला है ये बदल जाएगा,
ये हो जाएगा EU sin। अच्छा ये कोई नया चीज नहीं है, ये मैंने उस दिन प्रोजेक्टाइल के कंटेक्स्ट में समझाया था, याद है ना, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोजेक्टाइल्स जो छोटे होते जा रहे थे, उसमें भी तो ई का ही कंसेप्ट था, है ना। तो दैट्स हाउ, तो देयरफॉर ये आ जाएगा, यानी ये u sin थीटा था, अब ये हो जाएगा e टाइम्स u sin। चलो अरियंत ने पहला क्वेश्चन का आंसर दिया। अच्छा पार्थ का क्वेश्चन आंसर देखो। पार्थ व्हाट यू आर आस्किंग इज दैट कि अगर बाउंस करता है तो ये वाला रेंज और ये वाला रेंज बराबर आना चाहिए। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग और दिस इज व्हाट यू आर थिंकिंग। देखो अगर ग्राउंड ऐसे होता और अगर यू बाउंस करता ऐसे और ऐसे आइडियल तो बराबर होता। क्यों? क्योंकि इसमें जब फ्लोर हॉरिजॉन्टल है, इसमें हॉरिजॉन्टल यानी फ्लोर के पैरेलल कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए फ्लोर के पैरेलल यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे फ्लोर ऐसे है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे होता है, तो उसका एक कंपोनेंट इधर भी काम कर रहा है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक कंपोनेंट इधर काम कर रहा है, यानी जितने देर में वो यहां से यहां आता है और यहां से यहां आता है तो इधर एक्सेलरेशन भी हो रहा है। यानी नॉट ओनली कैन आई क्लेम एंड से फॉर श्योर कि रेंज अलग होगा, मैं ये भी डेफिनेटली क्लेम कर सकता हूं इस पर्टिकुलर केस में कि R2 ज्यादा होगा। क्यों? कि एक्सेलरेशन है तो ऑब्वियसली इसके अलोंग इनिशियली इफेक्ट थोड़ा कम होगा एक्सेलरेशन, और बाद में तो और एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, मतलब वेलोसिटी और बढ़ता जाएगा हॉरिजॉन्टली, सॉरी अलोंग पैरेलल टू द वॉल, तो देयरफॉर R2 ज्यादा होगा। यहां तक भी हम कमेंट कर सकते हैं। हाँ कितना होगा दैट इज समथिंग दैट हैज टू बी डन मैथमेटिकली, वो कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले तो ये आया हिट किया, तो ये U से आके हिट किया, U कितना होगा √2gh, तो चलो वो तो बाद में भी हिसाब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका जो वेलोसिटी होगा, है ना, अगर ये थीटा है मान लो, ऑब्वियसली फिर ये 90 माइनस थीटा, तो एक कंपोनेंट ये आ गया, एक कंपोनेंट ये आ गया, ये U है, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो गया, तो ये हो जाएगा U cos थीटा और ये हो जाएगा U sin थीटा। ठीक है, तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, तो जो T1 होगा वो होगा 2 टाइम्स, क्योंकि जब वापस बाउंस करेंगे, वापस जब बाउंस करेंगे तो ये हो जाएगा, ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा, इसको यहां से हटाओ, ये जो कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा EU cos थीटा और ये जो है ये तो U sin थीटा ही, ठीक है ना। तो देयरफॉर जो टाइम ऑफ फ्लाइट T1 होगा वो होगा 2 टाइम्स EU cos थीटा by G, where U is of course equal to √2gh, ये होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। देयरफॉर रेंज आ जाएगा U sin थीटा into T1, यानी U sin थीटा into T1, T1 is 2 EU cos theta by G plus half AT square, तो half A बोलते क्या होगा ना, इसके अलग जो एक्सेलरेशन है वो है G sin थीटा, तो half G sin थीटा into T square मतलब ये होगी, यानी 2 EU cos थीटा by G का होल स्क्वायर। ये देखिए, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटे, सर वो जी cos थीटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उस मतलब कि हम u cos थीटा परपेंडिकुलर ले रहे हैं प्लेन के लिए, तो फिर जो उसकी एक्सेलरेशन ये वाला ये G cos थीटा, सर ये G sin थीटा होगा, ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा इसमें हो जाएगा G cos, ठीक है बिल्कुल सही, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया 2 EU by G, तो ये गलत, बिल्कुल सही, सही पकड़ा, तो 2 EU by G, हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने उसको G लिख दिया, क्योंकि G के तो 2 कंपोनेंट हो गया, एक हो गया G sin थीटा और एक हो गया G cos थीटा, तो हम तो इस कंपोनेंट को डील कर रहे हैं, यानी क्या होगा यार, हो गया। अब इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा, देखना कुछ 2 EU square sin थीटा by G प्लस ये भी वही आएगा 2E स्क्वायर U स्क्वायर sin थीटा by G,
यानी अगर मैं 2e उसका sin थीटा बाय g कॉमन लेता हूं तो 1 प्लस e आ जाएगा, यानी इक्वल टू 2e स्क्वायर बाय g sin थीटा अगर कॉमन लेता हूं तो आ जाएगा 1 प्लस। अगले वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा ना, देखो अगले वाले का क्या होगा ना, फिर से e से मल्टीप्लाई होगा, यानी अगले वाले का क्या हो जाएगा 2e स्क्वायर इंटू यू कॉस थीटा बाय जी कॉस थीटा, ये आ जाएगा t2, ठीक है ना, ये r1 निकल गया, तो t2 ये आ गया, है ना। और जो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे होगा वो इसका इसके अलावा वो भी बदल गया होगा, वो भी निकालना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा ना, इस वक्त जो इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा वो होगा u, क्या था ये पिछले बार, u sin थीटा प्लस at, ए बोलते कौन सा g sin थीटा प्लस g sin थीटा इंटू t बोलते क्या है 2eu बाय g, यानी 2eu बाय g, ये आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कितना हो गया इक्वल टू 3 नहीं u sin थीटा इंटू 1 प्लस 2e, ठीक है। तो यानी एक बार चेक करते जाना, एक बार मैं बहुत जल्दी कर रहा हूं, तो R2 आ जाएगा, एक तो u डैश यानी u sin थीटा इंटू 1 प्लस 2e इंटू t बोलते हैं 2e स्क्वायर u sin cos थीटा 2e स्क्वायर u बाय g इंटू 2e स्क्वायर u बाय g प्लस हाफ इंटू a मतलब g sin थीटा इंटू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर तो आ ही चुका है, यानी 4e4 u स्क्वायर बाय जी स्क्वायर। अब इसमें भी थोड़ा बहुत कॉमन तो आ ही जाएगा, दिख ही रहा है मुझे, एंड दैट इज इक्वल टू क्या कॉमन लिया जाए 2e स्क्वायर u स्क्वायर sin थीटा बाय जी, 2e स्क्वायर u स्क्वायर sin थीटा बाय जी अगर मैं कॉमन लेता हूं तो आ जाएगा 1 प्लस 2e और वहां से क्या आएगा प्लस 2e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग, है ना। तो अब अगर मुझे r1 बाय r2 करना है, जगह है, चलो r1 बाय r2 अगर करना है तो दैट केस क्या हो जाएगा ना, देखो ये तो आ गया 2e u स्क्वायर, तो e स्क्वायर u स्क्वायर sin थीटा बाय g, यानी पूरा कैंसिल हो गया, एक e रह गया, तो 1 बाय e रह गया, है ना, एक e नीचे रह गया, और उधर से ऊपर से आ रहा है 1 प्लस e बाय e इंटू a इंटू सर वो 1 प्लस 2e प्लस ई स्क्वायर होना चाहिए सर, 2 और 4 कैंसिल, 4 कैंसिल, ठीक, e स्क्वायर यानी 1 प्लस 2e प्लस e स्क्वायर, तो बेसिकली क्या ना, ये तो हो जाएगा जो है तुम्हारा 1 प्लस e का होल स्क्वायर, है ना। तो यानी एक बार जरा चेक कर लेना, बट आई थिंक व्हाट यू आर गेटिंग इज फाइनली e इनटू 1 प्लस e, ये आंसर आ रहा। एक बार थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं कर तो दिया है, बट एक बार जस्ट चेक कर लेना। आई होप यू गॉट द फॉलो थ्रू एज टू व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है ना। और अगर मान लो तुम आइडियल ले लेते हो, आइडियल लेते हो यानी e की जगह 1 कर दोगे, तो इन दैट केस क्या आ जाएगा ना 1:2 आ जाएगा, है ना, दैट्स व्हाट यू गोइंग टू गेट। और अदरवाइज जो भी e का वैल्यू दिया रहेगा वो तो हमें पता रहेगा, हम सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते। थोड़ा सा लंबा होता है बट देन यू कांट हेल्प इट। चलो एक बार फटाफट देख लो, सो में आस्क्ड की जब अपने r1 निकाल तो वो g sin थीटा क्यों यूज किया, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये g है, इसके अलावा g sin थीटा होता है, इसके अलावा g cos थीटा होता है। बल्कि एक बात तो मैंने गलती से वो g cos थीटा लेना ही भूल गया, मैंने उसको गलती से g लिया, तो मैंने मिस्टेक किया, तो खैर एनीवे करेक्ट कर दिया बाद में यहाँ पे। तो लाइक g cos थीटा इधर है, g sin थीटा, यानी इस बार जो इसके y के अलोंग एक्सेलरेशन है वो है g cos थीटा, और जो x के अलोंग एक्सेलरेशन है वो है g sin थीटा, वो मैंने थ्रू आउट यूज किया और करके फाइनली आंसर ये आ रहा है 1/e into 1 प्लस, ठीक है ना।
चलो फिर those are like questions on which सर इसमें तो सर R1 बड़ा आ रहा है R2 से इस रेशियो कौन में। सर ये जो 1/E 1 + E रेशियो है सर, इसमें E की वैल्यू, हाँ सर इसमें E की वैल्यू 1 से छोटी होती है 1 से बड़ी होती है? E तो E हमेशा की वैल्यू E का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। E का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है आइडियल केस में 1 होता है, ठीक है ना। अदरवाइज E इज ऑलवेज बिटवीन दिस। ये होता है, ठीक है ना। जैसे अगर मान लो आइडियल ले लोगे तो R1 इज टू R2 क्या आएगा 1:2, यानी R2 बड़ा आ रहा है, दुगना आ रहा है। आइडियल की बात कर, आइडियल। नॉन आइडियल में तो जो भी आएगा 2:5 कुछ कुछ आ सकता है, वो तो डिपेंड करता है ई का वैल्यू क्या है, ठीक है ना। चलो आई थिंक वी आर ऑलरेडी बियॉन्ड टाइम। हमें लेट्स पुट अ स्टॉप हियर। वी विल कंटिन्यू टुमारो विद अ लिटिल बिट ऑफ मोर ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड देन बिगिन विद सर्कुलर मोशन, ठीक है। चलो कल के लिए फिर बाय। सर एक डाउट है सर कि ई में अगर हम हाफ रखेंगे वैल्यू हाँ। तो इससे तो R1 बढ़ा जाएगा R2 से। कौन सा? यहाँ पे नीचे ई में अगर हाफ रखेंगे तो अगर हाफ रखोगे तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 3/2, यानी 3/4 नीचे तो कितना आ रहा है 4/3 आ जाएगा, मतलब R1 बड़ा हो जाएगा R2 पे। हाँ तो ठीक है, तो दैट इज नॉन आइडियल केस। नॉन आइडियल में क्या हो रहा है कि दब जाता है ना। अगर मैं आइडियल लेता हूं तो दैट केस क्या होता है कि एक्स के लॉन्ग एक्सेलरेशन वही रहता है और टाइम ऑफ फ्लाइट देखना सिमिलर आएगा, और देखना एक्स के लॉन्ग एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर ई का वैल्यू मान लो तुम लेते हो वेरी लेस 0.1 टाइप का, तो दैट केस क्या होता है वो दब जाता है। देखो क्यों आया, ठीक है ना, तो ऐसे हुआ और फिर दब गए, तब तो कम हो सकता है या नहीं। लेकिन अगर तुम आइडियल की तरफ जाओगे तो इन दैट केस क्या होगा, जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो कम नहीं होता है ना, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी हर बार उतना ही रहता है, मतलब वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर टू द दिस थिंग, तो वो उतना ही रह जाता है ना। एंड इट गोज ऑन रिकरिंग अमीन, और एक्सेलरेशन तो सामने की तरफ है ही है। तो यहाँ पे दो चीजें काम कर रही इकट्ठे, एक टाइम ऑफ फ्लाइट और एक है एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो रहा है वो ई पे डिपेंड करेगा, इन द सेंस कि अगर मान लो ई बहुत ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा इन द सेंस कि 1 की तरफ होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट सिमिलर आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ई का वैल्यू बहुत कम होगा 1/10 1/20 इवन जैसे बता रहा हूं हाफ वगैरह जो भी, इन दैट केस क्या होता है प्रोजेक्टाइल बाउंस ही कम कर रहा है। तो इनफैक्ट अगर मान लो ई का वैल्यू बहुत कम होगा तो पता है कैसे होगा, इस तरीके से होता है ये ऐसे, वही जो हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में किया था। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट में यूं गया यूं गया यूं गया यूं गया यूं गया, उसके बाद तो जमीन पे ही घसीट के चला गया। तो वो चीज यहाँ पे भी हो सकती है। लेकिन जैसे तुम आइडियल के आसपास जाओगे, यानी E इज इक्वल टू 1 के आसपास, तो इन दैट केस क्या होगा, ऐसे 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 इस तरीके से चलता है, यानी बढ़ता जाएगा। और अगर E का वैल्यू एकदम 0 की तरफ चले जाओगे तो इन दैट केस क्या होगा, प्रोजेक्टाइल कुछ ज्यादा ही दबता जाएगा। तो इन दैट केस फिर ऐसे यूं, उसके बाद तो बाउंसिंग खत्म हो जाता है ना। सो दोज आर एक्सट्रीम केसेस, एक E इज इक्वल टू 0 की तरफ चले जाओ और एक E इज इक्वल टू 1 की तरफ चले जाओ, तो दोनों तरफ एक्सट्रीम केसेस में इस तरीके से आउटकम आएगा, ठीक है ना। चलो और कुछ? थैंक यू सर। अंश ने पूछा है कि E इक्वल टू 1 पे R2 लेस देन, नहीं R2 लेस देन R1 नहीं बेटा, R2 ग्रेटर देन R, E इक्वल टू 1 की बात कर, ठीक है ना। चलो आई थिंक लेट्स पुट एन एंड हियर, और अगर बाय सर। बाय।